तो स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ के एक महत्वपूर्ण डेट से। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस प्रति वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को मनाया गया। और यहाँ जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सर्वपल्ली भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी। इनकी रचना ने हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना है। और हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुधा पेनोरी जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सुधा पेनोरी को सम्मानित किया गया। जबकि डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर से डॉक्टर राजकुमारी चौहान को सम्मानित किया गया। और सुधा पेनोरी को राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट डेट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाए जाते हैं तो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1939 को हिंदी को भारत की राजभाषा, याद रखिएगा राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ राजभाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1939 को हिंदी को भारत की राजभाषा से मनाया गया था। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, जो कि एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ओजोन परत संरक्षण देते प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को मनाया गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। विश्व बांस डे कब मनाया गया? तो यहाँ 18 सितंबर को मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का विश्व बांस दिवस का थीम क्या था? तो बम्बू नाव विश्व बांस दिवस जो कि 18 सितंबर को मनाया जाता है, उसका थीम बम्बू नाव है। बम्बू नाव विश्व बांस दिवस का थीम है। और विश्व शांति या विश्व अल्जाइमर डे, ये दोनों ही डेट 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। विश्व शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। वर्ल्ड पीस डे और वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के मनाया गया। और और विश्व शांति डे का थीम क्या था? तो शेपिंग फॉर इंडिया वर्ल्ड पीस डे का थीम था। याद रखेगा, यहाँ पर शेपिंग है, शेयरिंग नहीं है। शेयरिंग फॉर पीस नहीं है, क्या है? शेपिंग है, शेयरिंग नहीं है, शेपिंग है। शेपिंग फॉर पीस है और शेपिंग और पीस वर्ल्ड पीस डे का थीम है, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। और जो अल्जाइमर डे है, जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है, उसका थीम क्या है? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया से विश्व अल्जाइमर दिवस का थीम है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर का कौन सा महत्वपूर्ण डे होता है? तो विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व गेंडा गेंडा के संरक्षण के की जिम्मेदारी किसने उठाई है? तो रोहित शर्मा ने उठाई है। याद रखिए, इन्होंने स्वतः उठाई है गेंडा संरक्षण के लिए। और विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साइन
साइन लैंग्वेज डे कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री दिवस किसे? इस वर्ष का, याद रखिएगा इस वर्ष की बात कर रहा हूँ, इस वर्ष का विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया गया। हालांकि ये डेट फिक्स नहीं रहता है, जो देश इसका ऑर्गेनाइज करता है वहाँ डेट डिसाइड करता है। जनवरी यहाँ सितंबर मध्य के लास्ट में इसका का यहाँ डेट तय होता है विश्व समुद्री दिवस का डेट समय होता है। लेकिन इसका जो थीम है आपको याद रखना है, विश्व समुद्री दिवस का थीम क्या है? तो सस्टेनेबल शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट। विश्व समुद्री दिवस जो कि इस वर्ष का 24 सितंबर को मनाया गया, उसका थीम है क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट। और विश्व महासागर दिवस, याद रखेंगे विश्व समुद्री और विश्व महासागर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। विश्व महासागर का दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर का दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। और वर्ल्ड डमडीप डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड डमडीप डे भी 26 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड डमडीप डे कब मनाया गया? तो 26 सितंबर को ही मनाया गया। 26 सितंबर को वर्ल्ड डमडीप डे मनाया गया। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी 26 सितंबर को मनाया गया। और आपको ये तो और विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, याद रखिए यहाँ पर स्वास्थ्य था जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन डे या वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे प्रति वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। और टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट, इस वर्ष का थीम क्या था? टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम था, जो कि प्रति वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व लेबिज डे कब मनाया गया? तो विश्व लेबिज डे 28 सितंबर को मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व लेबिज डे के रूप में मनाया गया। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व लेबिज डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व लेबिज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का लेबिज डे का थीम क्या था? तो लेबिज कोलोबिलेट एंड वैक्सीनेट कोलबिलेट एंड वैक्सीनेट इस वर्ष का लेबिज का थीम था। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। और इस वर्ष का विश्व हृदय या हार्ट डे का थीम क्या देता था? तो यूज हार्ट टू बीट विच हार्ट टू बीट विश्व हृदय दिवस का थीम था, जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमने जितने भी डेट दिए हैं उनका एक हम क्विक रिवीजन करते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी रचना हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है। सुधा पेनोरी को टीचर ऑफ द ईयर के से डॉक्टर राजकुमारी चौहान को सम्मानित किया गया, जबकि सुधा पेनोरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, जिसका थीम बंबू नाव था। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया, जिसका थीम शेपिंग फॉर पीस था। अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया, जिसका थीम लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया था। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर को मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया गया, जबकि विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण से और विश्व समुद्री दिवस का इस वर्ष का थीम सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टूरिज्म डे या वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट है। विश्व लेबिज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया, जिसका थीम यूज हार्ट टू बीट है।
अब सितंबर मंथ के बुक एंड ऑथर से हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस ड्रीम किसकी रचना है? तो पोप फ्रांसीसी की रचना है। पोप फ्रांसीसी की रचना लेट अस ड्रीम है। लेट अस ड्रीम पोप फ्रांसीसी ने लिखा है। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव किसने लिखा है? तो करण जौहर ने लिखा है। करण जौहर की एक अन्य रचना है जिसको आपको याद रखेगा, ए अनसुटेबल बॉय। अनसुटेबल बॉय किसकी रचना है? अनसुटेबल बॉय करण जौहर की रचना है। माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन किसकी रचना है? तो यहाँ गौरी खान की रचना है। गौरी खान की रचना कौन है? तो माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की रचना है। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर की रचना है। द लिटिल बुक ऑफ नज, द लिटिल बुक ऑफ नज किसने जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ नज प्रारंभ किए जारी किया गया। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किसकी रचना है? तो मेरिके लुकासा की है। मेरिके लुकासा की रचना क्या है? मेरे द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है। और मेरिके लुकासा को उनकी रचना डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इंटरनेशनल शब्द आना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मेरिके लुकासा को दिया गया उनकी रचना डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ए पोमिश लेन किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये पोमिश लेन बराक ओबामा के ऊपर लिखी गई है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसकी रचना है? तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड विकास खन्ना की रचना है। और हाल ही में विकास खन्ना को एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशियन गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो विकास खन्ना को ही सम्मानित किया गया। और किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसकी रचना है? तो विकास खन्ना की ही रचना है। जिन्ना ही सक्सेस फेलियर एंड लॉर्ड इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी है? तो जिन्ना ही सक्सेस फेलियर एंड लॉर्ड इन हिस्ट्री मोहम्मद इश्तियाक अहमद की रचना है। मोहम्मद इश्तियाक अहमद की रचना है। हालांकि ये इसको आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा। फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन नामक रचना, फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन नामक रचना किसने लिखी? तो अरुंधति रॉय ने लिखी। अरुंधति रॉय की प्रसिद्ध रचना हाल ही में कौन सी रचना प्रकाशित हुई? तो फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन, फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन नामक रचना अरुंधति रॉय की रचना है। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। और अरुंधति रॉय की एक अन्य रचना जिनके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, भारत की एकमात्र लेखिका जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्या? अरुंधति रॉय को उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक रचना के लिए अरुंधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय की एक अन्य रचना है द डॉक्टर एंड द सेंट, जो कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के ऊपर है। द डॉक्टर एंड द सेंट नामक रचना अरुंधति रॉय ने लिखी। अरुंधति रॉय ने फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन नामक बुक भी लिखी है। असुर टेल फॉर किड्स नामक रचना किसने लिखी? तो असुर टेल फॉर किड्स नामक रचना आनंद नीलकंठ ने लिखी है। आनंद नीलकंठ की कौन सी रचना है? असुर फॉर टेल। और यहाँ बाहुबली सीरीज की रचना है। तो बुक एंड ऑथर का हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेट अस ड्रीम नामक रचना पोप फ्रांसीसी ने लिखी। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर ने लिखी। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान ने। द लिटिल बुक ऑफ नज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रारंभ किया गया। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मेरिके लुकासा को मिला, जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए पोमिश लेन बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड की विकास खन्ना के द्वारा लिखा गया। फ्रीडम फासिज्म एंड फिक्शन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। इनकी अन्य रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिनके लिए थी इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द डॉक्टर एंड द सेंट अरुंधति रॉय की ही रचना है। अशुर टेल फॉर किड्स से बाहुबली सीरीज की रचना जिसे आनंद नीलकंठ ने लिखा है। अब सितंबर मंथ के कुछ सूचकांक या इंडेक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से में पहला रैंक किसे दिया गया? तो स्विट्जरलैंड को दिया गया। और इसमें भारत का रैंक कितना है? तो 48 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला नंबर किसका, पहला किसे का है? तो स्विट्जरलैंड का है। और भारत का रैंक इसमें कितना है? तो 48 है। और यहाँ ग्लोबल इनोवेशन इसे इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO वो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 48 है।
ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पर कौन है तो हांगकांग है और भारत का रैंक इसमें 105 है। 105 किसमें है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 105 और हांगकांग पहले नंबर पर है। और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को दिल्ली की सिविल सोसाइटी और कनाडा की किसी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है, जिसमें हांगकांग पहले नंबर पर और भारत का रैंक 105 है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जिसे इसे इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा IMD के द्वारा जारी किया गया। और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पर कौन सा शहर है तो सिंगापुर है। सिंगापुर है और भारत में पहले नंबर पर कौन है तो हैदराबाद है और इनका रैंक है कि और कितना है तो 85वां रैंक है। और जस्ट इसके बाद दिल्ली है, 86 में दिल्ली है। सिंगापुर पहले नंबर पर है इसमें ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में से रिपोर्ट में जो कि IMD जारी करता है। विश्व जोखिम सूचकांक 2020, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में सर्वाधिक खतरा वाला देश कौन है जो कि भौगोलिक दृष्टि से वानुआनु देश है, वानुआनु देश है। और भारत का रैंक इसमें कितना है तो भारत का रैंक इसमें 89वां है, 89वां देश है और वानुआनु देश से पहले नंबर पर है किसमें विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 89 है। और ईच 2.0 जो कि इसके इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इंटरनेशनल नहीं है, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया ईच 2.0 जो कि किसे दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा को ईच 2.0 को अवार्ड से सम्मानित किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा को। नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक जारी की और उनके निर्यात तत्परता सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है तो गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात राज्य पहले नंबर पर था। और नीति आयोग ने ही आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की थी जिसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले नंबर पर था। निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले नंबर पर था, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात पहले नंबर पर था और आकांक्षी जिलों को जो की रिपोर्ट में बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है वहाँ पहले नंबर पर था। और स्टेट का ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, स्टेट का ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि DPIIT के द्वारा जारी किया जाता है, DPIIT डिपार्टमेंट DPIIT के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले नंबर पर कौन है तो आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर कौन है तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से। ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सतत विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है तो सतत विकास सूचकांक में भारत का रैंक 129वां है और स्वीडन पहले नंबर पर है 129। और यहाँ सतत विकास सूचकांक कौन जारी करता है तो सतत विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन से सतत विकास जारी करता है जिसमें भारत का रैंक 129 और स्वीडन पहले नंबर पर है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट में पहले नंबर पर कौन है तो केरल राज्य पहले नंबर पर है। हाल ही में साक्षरता का रिपोर्ट भी आया था, उसमें भी केरल राज्य जैसे पहले नंबर पर था। और एक गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें तमिलनाडु पहले नंबर पर था। याद रखिए केरल राज्य पहले नंबर पर नहीं था, गुड गवर्नेंस में तमिलनाडु राज्य पहले नंबर पर था। इंडियन हैप्पीनेस से रिपोर्ट 2020 जारी की और यहाँ पहली बार इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य है तो भारत का मिजोरम राज्य इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर है। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे कितने नंबर पर है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है तो भारत का रैंक इसमें 116वां नंबर है और पहले नंबर पर सिंगापुर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। और सिंगापुर एक और में था ग्लोबल स्मार्ट सिटी रिपोर्ट में। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर पहले नंबर पर था जिसमें भारत का कौन सा शहर पहले नंबर पर था हैदराबाद था। जबकि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर पहले नंबर पर और भारत का रैंक इसमें 116वां नंबर पर है।
और यहाँ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यहाँ वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो एक की कोलिजन कर लेते हैं, जितने भी हमने इंडेक्स देखे के हैं उनका एक की कोलिजन करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, भारत का रैंक 48 है और यहाँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हांगकांग पहले नंबर पर है, भारत 105वें नंबर पर है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर पहले नंबर पर, हैदराबाद भारत का पहले नंबर पर 85 पर नेम रैंक है। विश्व जोखिम सूचकांक में वानु अनुदेश पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें 89 है। और इसे इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ईच 2 पॉइंट चालू किया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को पहला नंबर दिया गया। नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें गुजरात राज्य पहले नंबर पर, आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट में बीजापुर है और राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात राज्य पहले नंबर पर है। ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। सतत विकास सूचकांक जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का रैंक 129 है और यहाँ स्वीडन पहले नंबर पर है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट इन इंडिया में केरल राज्य पहले नंबर पर है। इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम राज्य पहले नंबर पर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का रैंक 116वां नंबर पर और सिंगापुर यहाँ इसमें पहले नंबर पर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट समिट आगामी समिट या खेल प्रतियोगिता से क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साइकिल सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। याद रखिएगा यह इसका ऑर्गेनाइजेशन भारत में पहली बार हो रहा है। विश्व साइकिल सम्मेलन का पहली बार हो रहा है और यहाँ विश्व साइकिल सम्मेलन 2021 में होगा। कहाँ पर होगा, भारत में होगा। और एशियो देश का हाल ही में सम्मेलन हुआ कि यहाँ किस देश में हुआ, तो एशियो देशों का सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित हुआ, तो रूस देश में आयोजित हुआ। विश्व विकलांग समिट 2020 कहाँ आयोजित हुआ, तो लंदन में हुआ। लंदन में विश्व विकलांग समिट का आयोजन हुआ, जबकि एशियो देशों का समिट तो रूस में हुआ। और 2021 का विश्व साइकिल सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, तो विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 का होस्ट कौन करेगा, तो यहाँ कहाँ होगा, तो ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगा। तो इसे COP26 के नाम से भी जाना जाता है। तो COP26 का आयोजन कहाँ होगा, तो COP26 का आयोजन ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ पर है, तो स्कॉटलैंड में इस है। G20 देशों का 2020 का सम्मेलन के मेजबानी किसने किया, तो G20 देशों के 2020 की मेजबानी सऊदी अरब ने किया। और 2021 में इसका आयोजन कौन करेगा, तो G20 देशों का 2021 में आयोजन इटली करेगा और 2022 में भारत करेगा। G20 देशों का 2020 का सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो सऊदी अरब ने किया। 2021 का इटली करेगा और 2022 का भारत करेगा। ब्रिक्स देशों का 13वां संस्करण, याद रखिएगा कौन सा संस्करण, 13वां नंबर का संस्करण या 2021 का जो सम्मेलन होने वाला है ब्रिक्स देशों का, वहाँ किस देश में होगा, तो भारत में होगा। और 2020 का कहाँ हुआ, तो 2020 का रशिया में हुआ। और 2021 में कैसे इसका होस्ट कौन करेगा, और ये कौन सा संस्करण है, याद रखिएगा 13वां नंबर का संस्करण है, जिसका होस्ट भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। और वैश्विक भारतीय विज्ञान सम्मेलन, वैश्विक भारतीय यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष भारत करेगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वैभव के नाम से भी जाना जाता है। वैभव समिट कहाँ होगा, तो वैभव समिट 2020 का सम्मेलन भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। 37वां वह आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 37वां आसियान सम्मेलन 2020 वियतनाम में हुआ। वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब IPL 13 2020 से मैच कहाँ हो रहा है, तो USA में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो UAE में IPL 13 का संस्करण हो रहा है। और वर्ल्ड कप मेंस का और ICC वर्ल्ड कप मेंस का वर्ल्ड कप ICC वर्ल्ड कप
आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप मेंस का कब होगा तो 2023 में होगा और इसकी मेज़बानी कौन करेगा तो भारत करेगा। और आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस की मेज़बानी कौन करेगा, देख देख वुमेन का कौन करेगा तो न्यूजीलैंड करेगा। और यहाँ कब होगा तो आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन का 2021 में होगा, जो कि न्यूजीलैंड जिसको होस्ट करेगा। और भारत पुरुषों का होगा जो कि 2023 में होगा। कब होगा 2023 में होगा। G20 देशों का जी आईपीएल 13 का 2020 का संस्करण कहाँ हुआ तो आईपीएल 13 2020 का संस्करण तो यूएई में हो रहा है। यूएई में थी इसकी का संस्करण हो रहा है आईपीएल 13 का 2020 का। और आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस का क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब होगा तो 2023 में होगा। और कब हो कहाँ पर होगा तो भारत में इसकी मेज़बानी करेगा। और आईसीसी के द्वारा वुमेन क्रिकेटर का वर्ल्ड कप होगा। और कब होगा 2021 में होगा। कहाँ होगा न्यूजीलैंड में होगा। T20 2021 का T20 कहाँ होगा तो भारत इसकी की मेज़बानी कर रहा है। और जबकि 2022 का मेज़बानी कौन कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी कर रहा है। आईपीएल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा तो यहाँ जापान में होगा। इसकी ये भी 2021 डेट तय की नहीं है। आई थिंक यहाँ जुलाई में इसका आयोजन किया जाएगा 2021 का। ये कौन सा लेकिन संस्करण कौन सा होगा तो ओलंपिक 2020 होगा। याद रखिएगा संस्करण 2020 है, लेकिन इसको ये कब होगा तो 2021 में होगा। और कहाँ पर होगा तो जापान के टोक्यो शहर में होगा। फीफा पर फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब होगा तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 में होगा। और जिसकी मेज़बानी कतर करेगा। कतर की राजधानी क्या है तो दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है। और फीफा पर 2020 कहाँ 2022 कहाँ होगा तो कतर में होगा। राष्ट्रमंडल देशों का खेल प्रतियोगिता कहाँ होगा तो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा तो राष्ट्रमंडल खेल ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल देशों का खेल प्रतियोगिता होगा। और टेबल टेनिस का विश्व कप कब होगा तो टेबल टेनिस का विश्व कप चीन आयोजित करेगा 2020। हालांकि आप ये डेट मत याद रखिएगा कब होगा, बस इतना याद रखिए कि विश्व कप टेबल टेनिस कहाँ होगा तो चीन में होगा। अगला जो भी होगा चीन में होगा विश्व टेबल टेनिस का मुकाबला। और F4 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्रीय सम्मेलन भूटान में हुआ। तो जितने भी हमने सम्मेलन से क्वेश्चन देखे थे उनका एक क्विक रीजन कर लेते हैं। विश्व साइकिल सम्मेलन 2021 भारत में होगा। एशियो देशों का 2020 रूस में हुआ। विश्व विकलांग सम्मेलन 2020 लंदन में हुआ। विश्व उर्दू सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। ग्लोबल क्लाइमेट सम्मेलन या COP26 ग्लासगो में होगा जो कि स्कॉटलैंड में है। G20 देशों का 2021 इटली में होगा। 2022 भारत में होगा। 2020 कहाँ हुआ तो सऊदी अरब में हुआ। ब्रिक्स देशों का 13वां संस्करण भारत में होगा। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन जो कि भारत इसका होस्ट करेगा, जिसे वेबो के नाम से भी जाना जाता है। 37वां आसियान सम्मेलन 2020 वियतनाम में हुआ। वियतनाम की राजधानी हनोई है। आईपीएल 13 का संस्करण यूएई में होगा। और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में होगा। और कहाँ होगा भारत में होगा। जबकि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2021 में होगा और न्यूजीलैंड में होगा। G20 देशों का 2021 का कहाँ कौन करेगा देश होस्ट करेगा तो भारत करेगा। और 2022 का ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा तो जापान में होगा कि जापान की राजधानी टोक्यो में होगा तो होगा। और फीफा पर वर्ल्ड कप 2022 में होगा। कहाँ होगा तो कतर में होगा। फीफा का वर्ल्ड कप का कहाँ होगा 2022 में होगा और कतर में होगा। राष्ट्रमंडल देशों का अगला खेल कहाँ होगा तो बताइए इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला जाएगा। टेबल टेनिस का विश्व कप अगला कहाँ खेला जाएगा तो चीन इसकी मेजबानी करेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्रीय सम्मेलन भूटान में हुआ।
अब सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट या नियुक्तियां से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोगीनवी देश के वर्तमान में राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो बोगीनवी देश के वर्तमान में राष्ट्रपति इस्माइल तोमोरा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो बोगीनवी देश के चुने गए हैं। जबकि बेलारूस के वर्तमान में राष्ट्रपति को हैं, तो बेलारूस के वर्तमान में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? तो बेलारूस के वर्तमान में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको है। और माली देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो माली देश में हाल ही में राष्ट्रपति मोख्तार ओउन चुना गया। जबकि के माली देश के प्रधानमंत्री बाहा एडंडो चुने गए। माली देश की राजधानी क्या है? माली देश की राजधानी बमाको है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी फ्रैंक है। बोगीनवी देश जो कि पपुआ न्यू गिनी देश से अलग हुआ है। याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी से कौन सा देश हाल ही में स्वतंत्र हुआ है? तो बोगीनवी देश से आज़ाद हुआ है। ये 2019 की बात है। तो बोगीनवी के देश के वर्तमान में राष्ट्रपति इस्माइल तोमोरा है। और बेलारूस के वर्तमान में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको है। माली देश के वर्तमान में राष्ट्रपति मोख्तार ओउन है। और प्रधानमंत्री बाहा एडंडो है। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वर्तमान में अध्यक्ष चुना गया है। जबकि PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन चुना गया? तो अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष चुना गया। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में प्रथम याद रखिए, यहाँ प्रथम CEO भी है। और तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO विनोद कुमार यादव है। और भारतीय रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। विनोद कुमार यादव जी ही रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO और अध्यक्ष दोनों ही विनोद कुमार यादव है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष चेयरमैन कौन चुना गया? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में चेयरमैन परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष परेश रावल जी को चुना गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष किसे चुना गया? परेश रावल जी को चुना गया। ऑल इंडियन टेनिस एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ऑल इंडियन टेनिस एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष अनिल जैन जी है। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस संघ के एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष है। WHO के स्वतंत्र पैनल में किसे चुना गया? तो WHO के स्वतंत्र पैनल में PT सूदन को चुना गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र पैनल में PT सूदन को चुना गया। और WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मनाया जाता है। तो WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो WHO के वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम WHO के वर्तमान में अध्यक्ष। और यहाँ किस देश के हैं? तो इथियोपिया देश के। हालांकि यहाँ कार्यशाला चाइना का करते हैं। टेड्रोस अधानोम WHO के वर्तमान में अध्यक्ष। और यहाँ किस देश के हैं? तो इथियोपिया देश के हैं। जापान में हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जापान के वर्तमान में नए प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिडे सुगा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो योशिहिडे सुगा जापान देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है। योशिहिडे सुगा किस देश के प्रधानमंत्री है? तो जापान देश के। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो है। सोमालिया में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो यहाँ कौन है? तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन लोबर किस देश के प्रधानमंत्री है? तो मोहम्मद हुसैन लोबर सोमालिया देश के प्रधानमंत्री। सोमालिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद हुसैन लोबर जी है। सोमालिया के वर्तमान सोमालिया की राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु किस देश की राजधानी है? सोमालिया देश की। सोमालिया देश की राजधानी क्या है? सोमालिया देश की राजधानी मोगादिशु। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो शीलिंग। सोमालिया की करेंसी या मुद्रा शीलिंग है। और सोमालिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन लोबर जी हैं। BCI के वर्तमान में महिला चयन कमेटी के, याद रखिएगा, BCI के महिला चयन कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष
नीतू डेविड को बीसीसीआई की वर्तमान में महिला चयन कमेटी का अध्यक्ष नीतू डेविड को चुना गया है, जबकि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष और नीतू डेविड को महिला चयन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। कुछ राजदूत और ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन देख लेते हैं या हाई कमीशन से भी देख लेते हैं। तो क्रोएशिया में अग्रणी राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो भारत की तरफ से तो राज श्रीवास्तव जी क्रोएशिया में भारत के अग्रणी राजदूत हैं। क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत कौन है? तो राज श्रीवास्तव किस देश के राजदूत हैं? तो क्रोएशिया देश के हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब किस देश की राजधानी है? तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। और क्रोएशिया के वर्तमान में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो राज श्रीवास्तव तो नियुक्त हुए। इटली जिसकी राजधानी रोम में है, और इटली के वर्तमान में राजदूत कौन नियुक्त हुआ था? तो डॉक्टर नीना मोहतरा इटली देश के वर्तमान में राजदूत नियुक्त हुए थे। राज्यसभा के उपसभापति कौन निर्वाचित हुआ था? राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा का उपसभापति थी हरिवंश नारायण सिंह का निर्वाचित हुआ है। हरिवंश नारायण सिंह से निर्वाचित हुए थे कि कहाँ के राज्यसभा के उपसभापति थी निर्वाचित हुए थे हरिवंश नारायण सिंह। तराई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तराई के वर्तमान में अध्यक्ष पीबी बघेला तराई टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पीवी बघेला वर्तमान में तराई के अध्यक्ष है। जमैका में भारत का अगला राजदूत आल मसाकुई नियुक्त हुए हैं। आल मसाकुई किस देश के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो जमैका देश के हुए। जमैका की राजधानी क्या है? जमैका की राजधानी किंगस्टन किसकी राजधानी है? जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन किसकी राजधानी है? जमैका की। और जमैका में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो आल मसाकुई नियुक्त हुए हैं। हुसैन बोल्ट भी किस देश के? तो हुसैन बोल्ट याद रखिएगा, हुसैन बोल्ट तो जमैका देश के ही हैं। अब सितंबर मंथ के कुछ अवार्ड एंड पुरस्कार से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का, याद रखिएगा 2019 का है। तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो मलयालम कवि अखितम अच्युतम को दिया गया। अब अखितम अच्युतम किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो यहाँ मलयालम भाषा के साहित्यकार है अखितम अच्युतम को हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से दिया गया। याद रखिए संस्करण भी आपको याद रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? तो यहाँ 55वां नंबर का संस्करण था। और यहाँ तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो अखितम अच्युतम को दिया गया। और व्यास सम्मान जो कि 29वां नंबर का व्यास सम्मान है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन से? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद सेकेंड नंबर में व्यास सम्मान आता है। और व्यास सम्मान 2019 का किसे दिया गया? तो नसीरा शर्मा को दिया गया। उनकी रचना कागज की नाव के लिए। कागज की नाव किसकी रचना है? नसीरा शर्मा की। और नसीरा शर्मा को उनकी कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान दिया गया 2019 का। सरस्वती सम्मान ये भी 29वां संस्करण है। और यहाँ 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो वासुदेव मोही को दिया गया। वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान दिया गया उनकी रचना चेक बुक के लिए। कि कौन सी रचना की? चेक बुक के लिए। और नसीरा शर्मा को कागज के फूल के लिए व्यास सम्मान दिया गया। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का किसे दिया गया? तो मलयालम कवि अखितम अच्युतम को दिया गया। एशियन गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया? तो एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे दिया गया? तो विकास खन्ना को दिया गया। विकास खन्ना को एशियन गेम चेंजर अवार्ड दिया गया। और विकास खन्ना की एक बुक भी आपको याद रखनी है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसकी रचना है? तो विकास खन्ना की रचना है। और आईबी के द्वारा हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसे
किसे दिया गया तो आईबी के द्वारा हाल ही में नोबेल पुरस्कार कर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। हालांकि आपको ये याद नहीं करेंगे तो तभी भी चलेगा। तो आईबी के द्वारा नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, क्योंकि यहाँ पर से ये कोई स्पेसिफिक नहीं, यहाँ हास्य के रूप में दिया जाता है, यह हास्य के स्वरूप दिया जाता है। तो आईबी के द्वारा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किसे दिया गया तो डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार का डेटन के द्वारा डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार का मार्गरेट एटनवुड को दिया गया। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार मार्गरेट एटनवुड को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कैसे दिया गया तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, जबकि मार्गरेट एटनवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार दिया गया। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर, वैसे ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे से दिया गया तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ग्लोबल बैंक ऑफ ईयर से डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार का किसे से सम्मानित किया गया तो एकलव्य पुरस्कार से इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया। और यहाँ एकलव्य पुरस्कार कौन सी राज्य देती है तो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, इशिका चौधरी को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सुधा पेन्योरी को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया तो सुधा पेन्योरी को दिया गया। और टीचर ऑफ द ईयर टीचर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया तो टीचर ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और तेंजिन नोरगे के अवार्ड पहला स्विमर किस प्रथम पैरा स्विमर को दिया गया। याद रखेगा तेंजिन नोरगे अवार्ड काफ़ी सारे फील्ड में दिया जाता है, जैसे पर्वतारोही में महिला में अर्पणा सिंह को दिया गया, जो कि प्रथम IAS अधिकारी है, माउंट एवरेस्ट चलने वाली अर्पणा सिंह। और उसी में तेंजिन नोरगे में एक फील्ड में दिया गया है पैरा स्विमिंग में प्रथम पैरा स्विमर है जिन्हें तेंजिन नोरगे अवार्ड दिया गया है। कौन है तो सत्येंद्र सिंह लोहिया को हाल ही में तेंजिन नोरगे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेटा गेन अवार्ड किस राज्य को दिया गया तो पेटा गेन अवार्ड केरल राज्य को दिया गया। पेटा गेन अवार्ड किसे दिया गया केरल राज्य को दिया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड ऊर्जा लीडर किसे दिया गया तो राजीव गांधी इंटरनेशनल को नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और राजीव गांधी इंटरनेशनल कहाँ पर है तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद में स्थित है। एयरपोर्ट हैदराबाद में स्थित है। तो जितने भी आए हैं उनसे एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का अच्युतम को दिया गया। व्यास सम्मान नसीरा शर्मा को कांग्रेस की नाव के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया। उनकी रक्षण चेकबुक के लिए एशियन गेम चेंजर पुरस्कार विकास खन्ना को दिया गया। आईबी के द्वारा नोबेल पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार का मार्गरेट एटनवुड को दिया गया। राजीव गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दिया गया। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, इस बार का इशिका चौधरी को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सुधा पेन्योरी को दिया गया। टीचर ऑफ द ईयर से डॉक्टर राजकुमारी चौहान को दिया गया। तेंजिन नोरगे पुरस्कार का सत्येंद्र सिंह लोहिया को दिया गया। पेटा गेन अवार्ड केरल राज्य को दिया गया। और राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार राजीव गांधी इंटरनेशनल को दिया गया। सितंबर मंथ के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूएस ओपन से स्टार्ट करते हैं। यूएस ओपन में मेंस का खिताब किसने जीता तो यूएस ओपन मेंस का खिताब डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। ये डोमिनिक थिएम किस देश के हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। यह डोमिनिक थिएम का प्रथम ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। और यूएस ओपन का पुरुष का खिताब किसने जीता तो डोमिनिक थिएम ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। यूएस ओपन का महिलाओं में किसने जीता तो नवामी ओसाका ने यूएस ओपन में महिला का खिताब जीते। महिलाओं में यूएस ओपन जीत लिया है। किसने जीते नवामी ओसाका ने। और नवामी ओसाका
ओसाका किस देश की है? तो नवामी ओसाका जापान देश की हैं। जबकि यूएस ओपन मेंस का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रिया देश के थे, और नवामी ओसाका जापान देश की हैं। यूएस ओपन में मेंस डबल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन में मेंस डबल का खिताब एम पेविक और बी सोरेस एम पेविक और बी सोरेस ने जीता। और यूएस ओपन तो वुमेन का डबल का खिताब एल सीजे मूड और वी जेवेना लेवा ने जीता। वी जेवेना लेवा ने जीता। यूएस ओपन का पुरुष का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के थे, और महिलाओं में नवामी ओसाका ने जीता, जो कि जापान देश की हैं। यूएस ओपन मेंस के डबल का खिताब एम पेविक और बी सोरेस ने जीता। और वुमेन डबल का खिताब एल सीजे मूड और वी जेवेना लेवा ने जीता। आईपीएल 13 का संस्करण कहाँ हो रहा है? तो आईपीएल 2020 या आईपीएल का 13वां संस्करण, आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में हो रहा है। यूएई में हो रहा है। और आईपीएल का इस आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है? तो इस आईपीएल का 2020 का स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। ड्रीम 11 आईपीएल 13 का स्पॉन्सर है। और आईपीएल 13 का पार्टनर कौन है? तो आईपीएल 13 का पार्टनर जो कि और आईपीएल का जो पार्टनर है 2020 से लेकर 2022 तक अन एकेडमी रहेगा। याद रखिएगा 2020 का जो स्पॉन्सर है और वहाँ ड्रीम 11 है। ड्रीम 11 आईपीएल का स्पॉन्सर है, जबकि पार्टनर कौन है? तो पार्टनर 2020 से लेकर 2022 तक अन अकेडमी रहेगा। पार्टनर बोले तो अन अकेडमी और स्पॉन्सर बोले तो ड्रीम 11 है। आईपीएल का पहला मैच किसके बीच हुआ? तो आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियन और तो सीएसके के चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में हुआ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा द सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल में पुरुषों में दिया गया गुरप्रीत सिंह को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया। और महिलाओं में संजू यादव को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। पुरुषों में गुरमीत सिंह को और महिला में संजू यादव को। और फुटबॉल से एक और नाम आपको याद रखना है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री जी। और ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड तो 2020 किसने जीता? तो यहाँ भारत और रूस दोनों देश ने ही यहाँ जो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीता है। 2020 का भारत और रूस दोनों ने जीता। और यह भारत की पहली बार जीत है थे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में। महिलाओं के लिए फुटबॉल एकेडमी के लिए प्रथम फुटबॉल एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? याद रखिएगा महिलाओं के लिए जो प्रथम है, याद रखिए ये प्रथम महिला फुटबॉल एकेडमी जो कि बेंगलुरु में खोली जाएगी। महिलाओं के लिए जो प्रथम फुटबॉल एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? तो बेंगलुरु में खोली जाएगी। ग्रैंड पिक्स से देख लेते हैं। तो 2020 में जितने भी ग्रैंड पिक्स हुए थे उनसे देख लेते हैं। तो लुइस हैमिल्टन को आपको याद रखें, वोल्टेरी ओटास, ये 3 नाम तो आपको डेफिनेटली याद नहीं देने चाहिए। लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी ओटास और मैक्सवेल स्टेफन। लुइस हैमिल्टन ने इस साल का स्टाइरिन ग्रैंड पिक्स जीता है, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स जीता है, हंगरी ग्रैंड पिक्स जीता है, ब्रिटेन ग्रैंड पिक्स जीता है, बेल्जियम ग्रैंड पिक्स जीता है, स्पेन ग्रैंड पिक्स जीता है और टक्सन ग्रैंड पिक्स। टोटल 6 किताब इससे अब तक जीत चुके हैं सितंबर मंथ तक। तो लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं? तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के हैं। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और ये ब्रिटेन देश के हैं। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश, हंगरी, बेल्जियम, ब्रिटिश, स्टाइलिन और टंगस्टन तक ग्रैंड पिक्स जीता है। और वोल्टेरी ओटास किस देश के हैं? तो यहाँ फिनलैंड देश के हैं और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। वोल्टेरी ओटास ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स और रशियन ग्रैंड पिक्स, ऑस्ट्रेलिया और आर से रशियन ग्रैंड पिक्स जीता है। मैक्सवेल स्टेफन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स किसने जीता? तो मैक्सवेल स्टेफन ने जीता। मैक्सवेल स्टेफन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। और किस देश के हैं? तो यहाँ नीदरलैंड देश के हैं।
जबकि स्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो स्टेरिन तो इटली ग्रैंड प्रिक्स पिएरे गैसली ने जीता। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पिएरे गैसली ने जीता था। और मैक्स स्टेपन ने रेड बुल गाड़ी चलाते नीदरलैंड के देश के 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता। वॉल्टेरी ओटास ने ऑस्ट्रेलिया और रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। और वॉल्टेरी ओटास फिनलैंड देश के और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। वॉल्टेरी ओटास कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। और मैक्स वेस्ट स्टेपन कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। फेड कप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो फेड कप का नाम बदल के बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। फेड कप जो कि टेनिस का एक कप है जिसमें केवल महिला ही पार्टिसिपेट करती हैं। फेड कप में केवल महिला ही पार्टिसिपेट करते हैं और इस फेड कप का नाम बदल के बिली जीन किंग कप के नाम से कर दिया गया है। और टेनिस से आपको कुछ अन्य खेल के नाम भी याद रखने, कुछ अन्य कप के नाम याद रखने, जैसे होपमैन कप किससे संबंधित है, तो होपमैन कप लॉन टेनिस में भी कौन से टेनिस से, लॉन टेनिस से होपमैन कप संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है जिसमें केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। बीटमैन कप और स्क्वाश चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। और बीटमैन कप में भी केवल महिला ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो फेड कप हो गया और फिर बीटमैन कप, ये दोनों में ही केवल महिला ही पार्टिसिपेट करती है। और फेड कप का नाम बदल के बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, तो इटालियन ओपन टेनिस मैच में पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो सर्बिया देश के। और टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी अभी कौन है, तो नोवाक जोकोविच से है। और यहाँ किस देश के हैं, तो सर्बिया देश के। और नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। जबकि महिलाओं में किसने जीता, तो महिलाओं में सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन जीता। सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। एलिसा हेरी किस देश में तो एलिसा हेरी किस देश किस फील्ड की है और वहाँ किस देश की भी हैं, ये दोनों आपको बताना है। तो एलिसा हेरी का संबंध क्रिकेट खेल से है। एलिसा हेरी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट खेल से है। और यहाँ किस देश की हैं, तो एलिसा हेरी ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। हाल ही में एलिसा हेरी के द्वारा सर्वाधिक बतौर विकेट कीपर रहते हुए सर्वाधिक लोगों को आउट करने का अवार्ड का खिताब किसके पास है, तो एलिसा हेरी के पास। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के पास था, जिनके पास 91 लोगों को आउट किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एलिसा हेरी ने 92 लोगों को आउट कर दिया है। एलिसा हेरी किस देश की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। यहाँ क्रिकेट की खिलाड़ी है और बतौर विकेट कीपर रहते हुए इन्होंने सर्वाधिक लोगों को आउट। एक क्विक रीजन कर लेते हैं। स्पोर्ट यूएस ओपन पुरुष में डोमिनिक थीम ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया के देश के हैं। महिला में नोवामी ओसाका ने जीता जो कि जापान देश की है। मेंस डबल में एम पेवी और बी सोरेस ने जीता। एल जीडेन और महिला में एल सीजेन मोद और वी जेवे लेवा ने जीता। IPL 13 का संस्करण यूएई में हो रहा है जिसके स्पॉन्सर ड्रीम 11 और पार्टनर 2020 से लेकर 2022 तक अन एकेडमी है। फर्स्ट मैच मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड गुरप्रीत सिंह को मिला और महिला में संजू को मिला। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 से भारत व रूस ने दोनों ने ही जीता। महिलाओं के लिए प्रथम फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में खोली जाएगी। भारत की प्रथम फुटबॉल एकेडमी महिलाओं को समर्पित है जो कि बेंगलुरु में खोली जाएगी। कि केन पिक्स में लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के मर्सिडीज गाड़ी चलाते। इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन, हंगरी, बेल्जियम, ब्रिटिश स्टाइलिन और टंगस्टन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो वॉल्टेरी ओटास ने ऑस्ट्रेलिया और रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता जो कि फिनलैंड देश के और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। मैक्स वेस्ट में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता। रेड बुल गाड़ी चलाते हैं और नीदरलैंड देश के इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के पिएरे गैसली ने जीता। फेड कप का नाम बदल के बिली जीन कप कर दिया गया है जो कि केवल महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं और महिला में
में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिलाओं में सिमोना हालेप ने जिन्हें जीता। एशियन एलिसा हेली क्रिकेट खेल के और यहाँ किस देश के, तो ऑस्ट्रेलिया देश के, और इन्होंने विकेट कीपर रहते हुए सर्वाधिक लोगों को आउट किया है। अब सितंबर मंथ की परियोजना से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अंचोनी योजना किसने जीता? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अंचोनी योजना योजना किसने प्रारंभ किया? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अंचोनी योजना असम राज्य ने प्रारंभ किया। असम राज्य ने हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अंचोनी योजना प्रारंभ किया है। और मुख्य और असम राज्य असम की गवर्नमेंट ने अरुणोदय योजना भी प्रारंभ किया। अरुणोदय योजना तो आपको याद ही रखना है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा कि अरुणोदय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो असम राज्य ने प्रारंभ किया। असम राज्य में ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अंचोनी योजना का प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना गुजरात राज्य में प्रारंभ हुआ है। जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना गुजरात राज्य में और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुआ है। गरिमा योजना किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो गरिमा योजना उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रारंभ किया। उड़ीसा राज्य सरकार ने गरिमा योजना प्रारंभ किया और उड़ीसा राज्य सरकार ने बलराम योजना ने भी प्रारंभ किया है। बलराम योजना भी उड़ीसा राज्य सरकार ने ही प्रारंभ किया। गरिमा योजना उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। घर तक फाइबर योजना, घर तक फाइबर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर तक फाइबर योजना की शुरुआत तो बिहार से की है। तो एक टिक रीजन कर लेते थे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अंचोनी योजना असम राज्य ने प्रारंभ किया। असम राज्य की अरुणोदय योजना है। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना गुजरात राज्य की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश की है। गरिमा योजना उड़ीसा राज्य सरकार की। बलराम योजना भी उड़ीसा राज्य सरकार की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य की है और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार से की है। अब सितंबर मंथ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन से इसे रिवीजन कर लेते हैं। तो लेबनान के किस रसायन के कारण अगर विस्फोट हुआ था? तो लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की राजधानी बेरूत में ही रासायनिक विस्फोट हुआ था। तो इसमें किस रसायन की वजह से विस्फोट हुआ था? तो लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 की वजह से रासायनिक विस्फोट हुआ था। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में। और भारत में हाल ही फिलहाल में चर्चा में रहे प्रथम से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ खोला जाएगा? तो तमिलनाडु में खोला जाएगा। याद रखेगा यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है, जो कि परमाणु का ही एक कण होता है जिसका द्रव्यमान अनिश्चित होता है। न्यूट्रिनो का में आवेश नहीं रहता तथा इसका जो द्रव्यमान होता है वहाँ अनिश्चित होता है। तो भारत का जो प्रथम न्यूट्रिनो वेधशाला है वो कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का प्रथम न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में खोला जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में खोला जाएगा। और भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश से खोली गई ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय। प्रथम न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में खोला जा रहा है। प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में खोला जाएगा और ट्रांसजेंडरों के लिए विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही खोला जाएगा। भारत प्रथम महिला राफेल पायलट कौन है? तो भारत के प्रथम महिला राफेल पायलट, तो प्रथम महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह के प्रथम महिला राफेल पायलट है। तो राफेल आया, तो राफेल से कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो राफेल किस देश की विमान है? तो यहाँ फ्रांस देश की फाइटर विमान है और यहाँ फ्रांस की दसों कंपनी इसे बनाती है। हाल ही में राफेल की डिलीवरी हुई है और इसकी डिलीवरी कहाँ हुई? तो अंबाला एयरबेस में हुई। अंबाला एयरबेस में राफेल विमान की डिलीवरी हुई है। और कितने विमान आए हैं? तो हाल ही में 5 विमान आए हैं। कितने को लेकर कोल्ड करार हुआ था? तो सन 2016 में भारत सरकार और राफेल और फ्रांस की सरकार के बीच में राफेल को लेकर विमान करार हुआ था। कुल 36 विमान को लेकर राफेल विमान को लेकर करार हुआ था।
भारत के की प्रथम महिला व्यापार केंद्र, भारत का प्रथम महिला व्यापार भारतीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का प्रथम भारतीय महिला व्यापार केंद्र केरल में खोला जाएगा। और केरल में भी कहाँ खोला जाएगा? तो केरल की कोझिकोड में खोला जाएगा। केरल की कोझिकोड में भारत का प्रथम महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा। और भारत का प्रथम सी प्लेन सेवा, भारत का प्रथम सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो भारत का प्रथम सी प्लेन सेवा वह गुजरात राज्य में प्रारंभ हुआ। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? तो अहमदाबाद से केवड़िया तक है। अहमदाबाद से लेकर केवड़िया तक सी प्लेन सेवा प्रारंभ हुआ है। और भारत का प्रथम सी एम्बुलेंस सेवा, भारत का प्रथम सी एम्बुलेंस सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत का प्रथम सी एम्बुलेंस सेवा केरल राज्य में प्रारंभ हुआ। और इसका क्या नाम है? तो प्रतीक्षा नाम रखा गया। और भारत का प्रथम एयर एम्बुलेंस सर्विस, भारत का प्रथम एयर एम्बुलेंस सर्विस कहाँ करके प्रारंभ किया गया? तो भारत का प्रथम एयर एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक राज्य में प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, सी प्लेन सेवा व भारत का प्रथम सी प्लेन सेवा गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया, जबकि एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक राज्य में प्रारंभ किया गया। और सी एम्बुलेंस सेवा केरल राज्य में प्रारंभ किया गया है। सी एम्बुलेंस से सेवा, और इसका नाम क्या है? प्रतीक्षा रखा गया है। और भारत और हाल ही में इंद्र अभ्यास हुआ, इंद्र युद्ध अभ्यास हुआ। तो इंद्र अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और रशिया देश के बीच में इंद्र अभ्यास होता है। भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास होता है। और इस कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में इंद्र अभ्यास हुआ। पास एक एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो पास एक एक्सरसाइज भारत का ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और या फ्रांस, ये तीनों देश के साथ होता है। पास एक एक्सरसाइज होता है। पास एक एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है, अमेरिका के साथ भी होता है और फ्रांस देश के साथ भी होता है। हाल ही में काज एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसमें काफ़ी सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ काज जो मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश में हुआ? तो रूस में हुआ। और इसे कौन कंडक्ट कराता है? तो रशिया ही इसे कंडक्ट कराता है। और इस साल का काज रशिया में ही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ब्रुसिलोसिस नामक रोग किसकी वजह से होता है? तो ब्रुसिलोसिस नामक रोग एक जीवाणु जनित रोग है। ब्रुसिलोसिस रोग एक जीवाणु जनित रोग है, जबकि G4 वायरस कैसा है? G4 एक वायरस की वजह से होता है। और इसमें भी यहाँ किसके द्वारा फैलता है? तो सुअर की वजह से फैलता है। और यहाँ स्वाइन फ्लू का ही स्वाइन फ्लू फैमिली से G4 वायरस स्वाइन फ्लू वायरस से की फैमिली से ही संबंधित रखता है। स्वाइन फ्लू में जो वायरस उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है? H1N1 है। जबकि बर्ड फ्लू में H1N5 पर बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H1N5 है। और स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है। और हाल ही में हंटा वायरस भी चीन में देखने को मिला था, जो कि चूहे की काटने से होता था। तो हंटा क्या है? हंटा वायरस की वजह से होता है। तो चूहे की वजह से एक और रोग होता है फ्लैग रोग। चूहे की वजह से फ्लैग रोग होता है, जो कि जीवाणु जनित होता है। और हंटा क्या एक वायरस है जो कि चूहे की वजह से होता है। किस माह को पोषण माह का मनाया गया? तो किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को पोषण माह के दिवस पोषण माह के दिवस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह के किस महीने को मनाया जाता है? तो पोषण माह सितंबर महीने को मनाया जाता है। हंटा वायरस चूहे की वजह से होता है। पेग लबासोर नामक त्यौहार किस राज्य का है? तो पेग लबासोर नामक त्यौहार सिक्किम राज्य का है। और यहाँ सिक्किम राज्य की लेप्चा और भूटिया जनजाति के द्वारा पेग लबसोल त्यौहार मनाया जाता है। पेग लबसोल त्यौहार किस राज्य का है? तो सिक्किम राज्य का है। पेग लबसोल त्यौहार सिक्किम राज्य का है। और सिक्किम के लेप्चा और भूटिया जनजाति के द्वारा यहाँ पेग लबसोल त्यौहार मनाया जाता है। इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश कौन है? तो इंडो पैसिफिक देश में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपियन देश जर्मनी है। जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपियन देश है। और पहला यूरोपियन देश कौन है? तो फ्रांस पहला यूरोपियन देश है। वर्ल्ड वार टू तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी किस शहर को घोषित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी विलमिंगटन को घोषित किया है। वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी विलमिंगटन को को चुना है तो डोनाल्ड ट्रंप ने। और कुछ फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। तो यह भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया और यहाँ 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कितने नंबर के कैसे? तो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो प्रणब मुखर्जी ने की बुक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी जी की प्रमुख रचना प्रमुख बुक से पुस्तक देख लेते हैं। तो कोलोइलेशन ईयर, द कोलोइलेशन ईयर किसकी रचना है? तो प्रणब मुखर्जी की रचना है। द ड्रामेटिक डिकेड किसकी रचना है? तो प्रणब मुखर्जी की रचना है। द टर्बुलेंट ईयर 1980, द टर्बुलेंट ईयर 1980 किसकी रचना है? तो प्रणब मुखर्जी की रचना है। द थॉट एंड रिफ्लेक्शन किसकी रचना है? तो प्रणब मुखर्जी की ही रचना है। प्रणब मुखर्जी जी की रचना। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनकी रचना कोलोइलेशन ईयर, ड्रामेटिक डिकेड, टर्बुलेंट ईयर 1980, थॉट एंड रिफ्लेक्शन प्रणब मुखर्जी की रचना है। प्रणब मुखर्जी जी ने कौन कौन सा कार्यभार संभाला था? तो यह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधान, तो प्रणब मुखर्जी भारत के कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बने, यहाँ राष्ट्रपति जरूर बने हैं और वित्त मंत्री भी बने, विदेश मंत्री का कार्यकाल भी संभाला है और राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी ने कौन कौन सा कार्यभार संभाला? तो योजना आयोग के यहाँ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सर्वपल्ली स्वामी केशवानंद भारती वर्षिप भारत सरकार या केरल सरकार नामक केस कब सामने आया था? तो स्वामी केशवानंद भारती और भारत सरकार वर्षिप या केरल सरकार नामक केस सन 1972 में प्रकाश सामने में आया। स्वामी केशवानंद भारती और वर्षिप केरल सरकार, स्वामी केशवानंद भारती वर्षिप केरल सरकार के कब आए थे, कब सामने आया था? तो यहाँ 21 अक्टूबर 1972 में स्वामी केशवानंद भारती ने हाल ही में स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया। तो स्वामी केशवानंद भारती का संबंध किस केस से संबंधित है? तो स्वामी केशवानंद भारती का ने भारत सरकार के या केरल सरकार के भूमि सुधार अधिनियम के खिलाफ अपनी याचिका का दायर की थी। कब दायर की थी? तो 21 अक्टूबर 1972 में दायर की थी और जिसकी सुनवाई 23 मार्च 1973 को हुई थी, जिसमें मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। तो वहां कौन सा केस है जिसमें मूल ढांचा का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी केशवानंद भारती वर्षिप केरल सरकार के केस में मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट दिया था। और इसमें कितने बेंच बैठी थी? तो 13 लोगों की बेंच बैठी थी। किस केस में? स्वामी केशवानंद भारती वर्षिप केरल सरकार में। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। हाल ही में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जिसे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनका निधन हो गया। किसका? तो गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। नरेगा के जनक कहे जाने वाले तो नरेगा का जनक कहे जाने वाले शख्स का हाल ही में निधन हो गया। तो वहाँ कौन हैं? तो नरेगा का जनक किसे कहा जाता है? तो नरेगा का जनक रघुवंश प्रसाद सिंह को नरेगा का जनक कहा जाता है। रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का संबंध किस फील्ड से है? तो पहले से रघुवंश प्रसाद सिंह का संबंध राजनीतिक से है और इन्हीं के समय में नरेगा का योजना प्रारंभ हुई थी। नरेगा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2005 में नरेगा योजना प्रारंभ हुई थी और इससे कौन ने प्रारंभ किया था? रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसे नरेगा योजना, जिसका वर्तमान नाम क्या है? मनरेगा कर दिया गया। इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया है। भारत का प्रथम बल्क ड्रग पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का प्रथम बल्क ड्रग पार्क का उड़ीसा राज्य में खोला जाएगा। याद
रखेगा भारत का प्रथम बल्क ड्रग पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो यहाँ उड़ीसा राज्य में खोला जाएगा। आरबीआई ने किस बैंक का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का ये किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग का दर्जा समाप्त कर दिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का बैंकिंग के पेमेंट सिस्टम या बैंकिंग का दर्जा समाप्त किया है, तो आदित्य बिरला और आइडिया पेमेंट बैंक का आदित्य बिरला आइडिया द पेमेंट बैंक का बैंकिंग का दर्जा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने समाप्त कर दिया है। तो आरबीआई ने किस बैंक का दर्जा समाप्त किया है, तो आदित्य बिरला आइडिया डेटा पेमेंट बैंक का। हाल ही में डीआरडीओ ने HSTDV का सफल परीक्षण किया है, तो यहाँ HSTDV का फुल फॉर्म क्या है, तो HS से आएगा हाइपरसोनिक, T से टेक्नोलॉजी, D से डेमोस्ट्रेट और V से व्हीकल। तो HSTDV का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल है, जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। और भारत चौथे नंबर का देश हो गया, जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटेड व्हीकल है। और भारत से पहले किन किन देशों के पास से यहाँ यह टेक्नोलॉजी थी, तो अमेरिका के पास थी, चीन के पास थी और रशिया देश के पास थी। अमेरिका, चीन और रशिया। और चौथे नंबर में कौन सा देश हो गया, तो भारत हो गया है। पृथ्वी अवकाश देने वाला भारत विश्व का पहला देश कौन है, तो पृथ्वी अवकाश देने वाला विश्व का प्रथम देश यूएई है। पृथ्वी अवकाश देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो पृथ्वी अवकाश देने वाला विश्व का प्रथम देश यूएई है। भारत की दूसरी किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो भारत की जो दूसरी किसान रेल है वहाँ आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चली, आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चली और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चलेगी। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कि तो भारत की जो दूसरी किसान रेल है वहाँ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चलेगी। और भारत की जो प्रथम किसान रेल थे वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो भारत की जो प्रथम किसान रेल है वहाँ महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से बिहार तक चली थी। और महाराष्ट्र के नासिक के देवलरिया से दानापुर तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, दानापुर तक चली थी। और भारत का सबसे बड़ा हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। तो यहाँ कहाँ खोला जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा सुअर प्रजनन केंद्र मेघालय राज्य में खोला जाएगा। देश का 22वां नंबर का एम्स कहाँ खोला जाएगा, तो देश का 22वां नंबर का एम्स दरभंगा बिहार में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, दरभंगा बिहार में खोला जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, काफ़ी सी जगह आपको कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक था लेकिन वास्तव में विधानसभा से किसने पहले पारित कर दिया, तो हिमाचल प्रदेश ने कर्नाटक से पहले पारित कर दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला विश्व का भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो इसे मंजूरी देने वाला मध्य प्रदेश से राज्य है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। सांसदों ने कितने प्रतिशत वेतन कटौती का बिल हाल ही में संसद से पारित किया है, तो सांसदों का कितने प्रतिशत वेतन कटौती का बिल ये भी लोकसभा से पारित हुआ है, तो 33% कटौती का बिल पारित हुआ है। डिफेंस के क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ता हो गया, तो डिफेंस के क्षेत्र में 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जिसको बढ़ाकर 74 कर दिया गया है। तो डिफेंस सेक्टर में कितने ने FDI अब लगाया जा सकता है, तो 74% तक। भारत का प्रथम राष्ट्रीय आयुष संस्थान कहाँ खोला जाएगा, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय आयुष संस्थान उत्तर गुजरात के जामनगर में खोला जाएगा। गुजरात के जामनगर में खोला जाएगा। और प्रथम भारत का प्रथम एनिमल वाल मेमोरियल कहाँ खोला गया, तो भारत का प्रथम एनिमल वाल मेमोरियल भारत का प्रथम एनिमल वाल मेमोरियल उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला गया। और देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी कहाँ खोला जाएगा, तो देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी रहती उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का सबसे
सबसे बड़ा तथा फिल्म सिटी खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा तो उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। टेरी नामक चक्रवात कहाँ है तो टेरी नामक चक्रवात तो बरमूडा क्षेत्र में, बरमूडा देश में या बरमूडा क्षेत्र में, तो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के क्षेत्र में आने और बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है तो अंटार्कटिक महासागर में है। अंटार्कटिक के महासागर में बरमूडा ट्रायंगल और इसी के आसपास बरमूडा देश भी स्थित है, जहाँ पर हाल ही में टेरी नामक का चक्रवात आया है। और भारत में कौन सा तूफान आया था तो हाल ही में अल्फान नामक का तूफान आया था। कहाँ पर से जिससे कहाँ से प्रभावित हुआ था तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभावित हुई थी। तो पश्चिम राज्य जब पश्चिम बंगाल का प्रभावित हुआ था। और आपको कुछ और पॉइंट याद रखने हैं, जैसे 5 स्टार देते कोविड-19, 5 स्टार कोविड-19 लिंक किसे दिया गया, किस एयरपोर्ट को दिया गया तो हाल ही में 5 स्टार देते 5 स्टार था कोविड-19 लेते। ठीक है, फिर ठीक है फिमिसिनो एयरपोर्ट को दिया गया। और यहाँ फिमिसिनो एयरपोर्ट के किस देश में है तो यह फिमिसिनो एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट इटली देश में है। इटली देश में फिमिसिनो मादा चौथ दाई की रिपोर्ट नहीं तो। और आपको कुछ ऑन पॉइंट भी याद रखें, जैसे 5 स्टार था कोविड-19 कोविड-19 रेटिंग किसे दिया गया तो 5 स्टार कोविड-19 हाल ही में फिमिसिनो एयरपोर्ट को दिया गया। और यहाँ फिमिसिनो एयरपोर्ट के किस देश में है तो यहाँ फिमिसिनो एयरपोर्ट तो इटली देश में है। और भारत का प्रथम बायोमेडिकल का पार्क कहाँ खोला जाएगा तो भारत का प्रथम बायोमेडिकल पार्क केरल राज्य में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा तो केरल राज्य में भारत का प्रथम बायोमेडिकल पार्क खोला जाएगा। और भारत का प्रथम तट रक्षा एकेडमी कहाँ खोला जाएगा तो भारत का प्रथम तट रक्षा एकेडमी मंगलुरु में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा तो कर्नाटक के मंगलुरु याद रखिएगा, बेंगलुरु नहीं है, मंगलुरु है। तो मंगलुरु में भारत का प्रथम तट रक्षा एकेडमी खोला जाएगा। भारत का प्रथम तट रक्षा एकेडमी कहाँ खोला जाएगा तो यहाँ कर्नाटक के मंगलुरु में खोला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।